हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके और साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन किया गया है। और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और लास्ट के क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में उसका आपको अटैम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पटना, दरभंगा, धनबाद और जमशेदपुर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टिस्को संयंत्र, ये जमशेदपुर के नज़दीक स्थित है। देखिए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं, वर्तमान में ये झारखंड राज्य में जमशेदपुर के निकट स्थित है। यह निजी क्षेत्र में कार्यरत लौह इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में किया गया था, ये आपको याद रख लेना है। और यह कारखाना स्वर्ण एवं खरकई नदी के संगम पर है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नदी कौन कौन सी जिसके संगम पर ये स्थित है? नदी है स्वर्ण और खरकई। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेनी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको आपके क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं कहाँ पर? झरिया में। ठीक है, झरिया में। देखिए, झारखंड में झरिया में कोयले की विशाल खानें हैं और यहाँ अन्य प्रमुख कोयला खदानों में बोकारो, गिरिडीह, उत्तरी एवं दक्षिणी कर्णपुरा, लालमटिया, डाल्टनगंज और रामगढ़ प्रमुख है। ठीक है, झरिया झारखंड का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और यहाँ से लगभग 50% कोयला निकाला जाता है। तो पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जहाँ आपका झरिया। ठीक है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झरिया में। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और ध्यान रखिएगा, यह झारखंड का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डॉक्टर SR राव ने 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था वो कौन था? तो ये थे स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के शासनकाल में मध्य एशिया के हुडो ने 455 ईस्वी में आक्रमण किया था जिसमें स्कंदगुप्त विजयी रहा था। इस युद्ध में हुडो का नेता कुषाण वाज था और हुडो पर स्कंदगुप्त की सफलता के गुणान इसके जूनागढ़ अभिलेख में मिलता भी है, ये भी याद रख लेना है। जूनागढ़ अभिलेख में ये बताया भी गया है और भीतरी स्तंभ लेख में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो गुप्त सम्राट जिसने हुडो को हराया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, आक्रमण कब हुआ था? 455 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ठीक है, देखिए, कल्हड़ द्वारा संस्कृत भाषा में रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का स्वर प्रमाणिक इतिहास प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट बताने वाली हूँ। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? देखिए, स्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ।
अब इसके बारे में आपको जो जो बताने वाली हूँ आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थायी बंदोबस्त का समझौता ज़मींदारों के साथ किया गया था, ये तो मैंने बता दिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्र में तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में लागू किया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के कुछ क्षेत्र जैसे वाराणसी और गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक में ये किया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था। ठीक है, जिसमें से ज़मींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11, ठीक है, भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष जो बचा 1/11 ने 1/11 भाग अपने पास रखता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त के अतिरिक्त रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था को भी लागू किया गया था। इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी। कॉर्नवालिस याद रखेगा, स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। 1867 में बम्बई में और किया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन। मैडम, वेट एक सेकेंड, हाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। मैडम ब्लाउस्की एवं कर्नल ऑलकॉट, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और ये की गई थी मैडम ब्लाउटस्की एवं कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। ठीक है, और ये कब की गई थी? 1875 में किया गया था। ठीक है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्वराज दल की स्थापना की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, 1 जनवरी 1923 में स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कुछ इसके अन्य सदस्य, तो इसके अन्य सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय एवं जयकर। ये इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आसान प्रश्न ही है। हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश की रैंक नंबर 1 आती है। एरिया की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य होने के साथ साथ सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य भी है। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। इसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुमट्टी, जिसको हम लोग लोम कहते हैं, डोमट नहीं लोम। तो डुमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बालू कण, चिकना कण, पांशु कण या सभी प्रकार के कण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बालू कण, चिकना कण और पाशु कण। ठीक है, यानी कि इसमें जो है आपका डुमट्टी मिट्टी में मिट्टी के ये सभी प्रकार के कण मिलते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ठीक है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। मानव अधिकार के साथ साथ ये मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का फर्स्ट पार्ट ऐड ऑन किया गया था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज
लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है। देखिए, लोक लेखा समिति भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है जो कि भारत सरकार के आय और व्यय की जांच करती है, ठीक है। यह अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है और इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के लिए होते हैं, और ये एक वर्ष के लिए यानी कि 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। विपक्षी दल के जो नेता होते हैं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ, जो विपक्षी दल के नेता को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ये होते हैं राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम साइंस से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, ठीक है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये दिखता है किसमें? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। खनिज, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिनरल कहते हैं, ये क्या है? द्रव है कि अकार्बनिक ठोस है, गैस है या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा खनिज होता है ये अकार्बनिक ठोस, ठीक है। प्रकृति में पाया जाने वाला खनिज संसाधन एक अकार्बनिक ठोस होता है जिसमें मुख्यतः रासायनिक अवयव मौजूद रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में से लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, बॉक्साइड हो गया इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो ये मिलते हैं किससे? ये मिलते हैं प्राकृत तत्व से, ठीक है। प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं क्योंकि यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या सिक्यूलेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, हम लोग इसमें कुछ और डिस्कस करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जीरोफाइट्स क्या होते हैं? ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? ये लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण किससे बनता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पर्यावरण बनता है किससे? जीवी घटकों से, भ्रू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, इन सभी से। तो इन तीनों से बनता है पर्यावरण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तना, शाखा, पर्ण या जड़। और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, मेंडेल का नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का या आनुवांशिकता और विचरण का। तो जेनेटिक्स निम्न में से अध्ययन है किसका? आनुवांशिकता और विचरण का। दैट इज वाई ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मेंडेल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ध्यान से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में या कली में? तो भ्रूण मिलता है बीज में। सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पेरिकोसोम में, ठीक है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, पौधों द्वारा
प्रकाश, जल, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यह क्रिया पौधों की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है। तो ठीक है, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विषरण कैसे होता है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन के मिश्रण से, यानी कि सफलिंग से। ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? आपके सामने चार ऑप्शन है, डेंगू, पोलियो, एड्स या फाइलेरिया। और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स के लिए। ठीक है, आवाहन बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ है, जो भारत में एड्स एवं एचआईवी से संबंधित जागरूकता एवं उपचार कर्मों में संलग्न है। तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।